तुम वहाबी हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नौजवान का मुंह सुर्ख था, आवाज गुस्से से थरथरा रही थी और हाथ कांप रहे थे। वो मेरे सामने खड़ा था और मुझे महसूस हो रहा था मैंने मुंह खोला तो वो मुझ पर हमला कर देगा। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं खामोशी से दाएं बाएं हो जाऊं या फिर उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दूं। मैंने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। मैं फितरतन बुज़दिल इंसान हूँ। मैं हमेशा बिला वजह लड़ने से परहेज करता हूँ। मेरे साथ कोई शख्स इख्तलाफ करे या छोटी मोटी ज्यादती कर जाए तो मैं उसके साथ बहस नहीं करता। मैं अपने नुक्ता नजर की वजाहत में भी नहीं पड़ता। मैं उससे फौरन माजरत कर लेता हूँ और आगे चल पड़ता हूँ। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों को ये रवैया पसंद नहीं। ये मुझसे अक्सर पूछते हैं तुम जवाब क्यों नहीं देते, तुम वजाहत क्यों नहीं करते। मैं इनसे अर्ज करता हूँ हमारे माशरे में शक भी है और शिद्दत भी। हम में से अक्सर लोग महज शक की बुनियाद पर राय बना लेते हैं और बादशाह इस राय पर डट जाते हैं। हम में से कोई शख्स पहाड़ की दूसरी तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं करता। हमारे मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं। इन तमाम लोगों ने अपना अपना इस्लाम घड़ रखा है और ये न सिर्फ इस इस्लाम को दुरुस्त समझते हैं बल्कि ये इसे दूसरों पर नाफिज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं भी अगर इस भेड़ चाल में शामिल हो जाऊं तो माशरे की हेट में इजाफा हो जाएगा। हमें कम से कम माशरे में बर्दाश्त की रिवायात कायम करनी चाहिए। हमें दूसरों के नुक्ते नजर का एहतराम करना चाहिए। अगर इन्हें मेरे ख्यालात से तकलीफ हो रही है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। लेकिन उस दिन मैंने अपनी फितरत और बुज़दिली के बरक्स नौजवान से बहस का फैसला कर लिया। मैंने उससे पूछा तुम मुझे वहाबी कैसे समझ रहे हो। मैं आज तक वहाबियों की किसी मजलिस में बैठा हूँ। मैंने आज तक इनका कोई लिटरेचर पढ़ा है और न ही मैंने इनके किसी ख्याल का प्रचार किया। उसकी आंखों की लौ ऊंची हो गई। वो चिल्ला कर बोला तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे वालिद वहाबियों के आलिम थे। इन्होंने वहाबियों का कोर्स बनाया था। ये वहाबियों के मदरसे के उस्ताद भी रहे और तुम इनके इंतकाल के बाद वहाबियों से पेंशन ले रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की और नौजवान से अर्ज किया बेटा मेरे वालिद अनपढ़ थे। ये अनपढ़ होकर किसी मकतबा फिक्र के लिए कोर्स कैसे बना सकते थे। ये किताबें कैसे तहरीर कर सकते थे। वो एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया। उसने दाएं बाएं देखा और ऊंची आवाज में एक नाम लेकर बोला क्या ये तुम्हारे वालिद नहीं थे। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया हरगिज हरगिज नहीं, मेरे वालिद का नाम तो ये था। उसने चिल्लाकर एक आलम दीन का नाम लिया और पूछा क्या ये तुम्हारा भाई नहीं। मैंने अर्ज किया बिल्कुल नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और बोला इसका मतलब है मुझे गलत बताया गया था। मैंने हाँ में सर हिलाया और उससे पूछा तुम्हें ये किसने बताया था। वो नॉर्मल हो रहा था। उसने लंबे लंबे सांस लिए और बोला मेरे एक दोस्त ने बताया था। उसका कहना था तुम वहाबी हो और तुम इनके अकायद का प्रचार करते हो। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी और उससे कहा मेरे भाई तुम मुझसे तस्दीक कर लेते। उसने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा मैं वहाबियों से बात करना गुनाह समझता हूँ। मैंने उससे पूछा बेटा आप करते क्या हो। उसने जवाब दिया मैं एमए कर रहा हूँ। मैंने कहकहा लगाया, उसके साथ हाथ मिलाया और आगे चल पड़ा। ये सिर्फ एक नौजवान का अलमिया नहीं, मुल्क में हर दूसरा बल्कि हर पहला शख्स इसी किस्म की ज़हनी सूरत हाल का शिकार है। हमारे मुल्क में पिछले 30 वर्षों में 3 बड़ी नफ्सियाती तब्दीलियां आई। पहली तब्दीली तरक्की के बारे में लोगों का रवैया बदल चुका है। आज से 25-30 साल पहले लोग तरक्की करने वालों को हीरो समझते थे। कोई शख्स बिजनेस में कामयाब हो जाता था तो लोग उसे सराहते थे। कोई बोर्ड में टॉप कर लेता था तो वालिदैन अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते थे और कोई काउंसलर लेवल से होता हुआ जिला काउंसिल का चेयरमैन बन जाता था तो लोग उसको भी आइडियल समझते थे। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में इस मुल्क में कामयाबी गाली बन गई है। मुल्क के ज्यादातर लोग अब कामयाब लोगों को बुरी नजर से देखते हैं। मुल्क में खुशहाल लोगों से नफरत की जाती है। कोई नई गाड़ी ले ले, कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहा हो, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा हो, कोई नया घर बना ले या कोई मुल्क से बाहर चला जाए, लोग उसको अच्छा नहीं समझते। ये रुझान गलत है, लेकिन मैं इसमें आम लोगों को बुरा नहीं समझता। ये पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल का नतीजा है। हमारे मुल्क में पिछले 30 वर्षों में हर फील्ड में 2 नंबर लोग ऊपर आए। चुनाचे
انہیں دیکھ کر لوگوں نے کامیابی سے نفرت کرنا شروع کر دی، مگر اس حقیقت کے باوجود یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ جب کسی معاشرے میں کامیابی یا ترقی گالی بن جاتی ہے تو اس معاشرے کی گروتھ رک جاتی ہے، اس معاشرے کو نئے لیڈرز نہیں ملتے۔ دوسری تبدیلی شک ہے۔ ہمارا پورا ملک شک کے نفسیاتی عرضے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ دوسروں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں دوسروں کے سجدے، دوسروں کی نمازیں، دوسروں کے روزے، دوسروں کے حج اور دوسروں کے حلف بھی جھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی داڑھیوں، جبوں اور اماموں تک کو شک سے دیکھتے ہیں، ہمیں دوسروں کا ایمان بھی غلط محسوس ہوتا ہے اور ہم ہر دوسرے شخص کی نیت پر بھی شک کرتے ہیں۔ شک کی اس بیماری نے ہماری یقین، ہمارے اعتماد کے ستونوں کو کھوکھلا کر دیا ہے اور ہم اب کسی شخص اور کسی ادارے پر یقین نہیں کرتے۔ اور تیسری تبدیلی شدت ہے۔ ہمارے معاشرے میں شدت آ چکی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں، ہم دوسروں کے ایمان اور عقیدے تک کا فیصلہ خود کر رہے ہیں۔ آپ ملک میں کسی پر الزام لگا کر اسے مرزائی مشہور کر دیں، کسی کو شیعہ، سنی یا وہابی کہہ دیں، کسی کو امریکی، یہودی یا بھارتی ایجنٹ قرار دے دیں، کسی کو راشی بد کردار یا منافق کہہ دیں یا کسی کو کسی کے پے رول پر ڈکلیئر کر دیں، تو لوگ نہ صرف اس پر یقین کر لیں گے بلکہ اس اطلاع کو آگے پھیلانا اپنا فرض سمجھ لیں گے، اور یوں وہ شخص رات تک پورے ملک میں مشہور ہو چکا ہوگا، اور یہ اطلاع جس شخص تک پہنچے گی وہ اسے اپنی یقین کا حصہ بنا لے گا، اور آپ اگر اس کی تصحیح کی غلطی کر بیٹھیں گے تو وہ آپ پر حملہ کر دے گا۔ یہ رجحان کسی بھی طرح صحت مندانہ نہیں۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کسی قوم میں جب اس نوعیت کی شدت پیدا ہوئی تو وہاں مکالمہ رک گیا، اور جہاں مکالمہ رکا وہاں تخلیق کا عمل جام ہو گیا، اور جہاں تخلیقی عمل جام ہوا وہاں ترقی رک گئی، اور آخر میں وہ پورا معاشرہ انارکی یا فسادات کی نظر ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے ہم بھی اسی عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہیٹ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص معمولی اختلاف پر دوسرے کو قتل کرنے پر تیار بیٹھا ہے۔ آپ گلی، سڑک، بازار یا کسی شاپنگ سینٹر میں کسی سے بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ شخص آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ آپ سڑک پر کسی کی غلطی کی نشاندہی کر دیجئے، وہ آپ کا سر پھاڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ شدت، یہ ہیٹ اس معاشرے کا اصل المیہ ہے۔ یہ وہ چنگاری ہے جو کبھی مذہبی اختلاف کی شکل میں بھڑک رہی ہے، کبھی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے رد عمل میں سڑکوں اور گلیوں میں دکھائی دیتی ہے، کبھی مہنگائی کے رد عمل میں دکھائی دیتی ہے، اور کبھی سیاسی محاذوں کو گرما دیتی ہے۔ کاش ہماری حکومت، ہمارا معاشرہ اس شدت پر توجہ دے، کیونکہ یہ بارود کا وہ ڈھیر ہے جس پر گلاب کی پوری فصل اگا دی جائے تو بھی موت کا دھڑکا باقی رہتا ہے، موت کا خوف گلاب کی پتیوں میں پنپتا رہتا ہے۔